नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। हैव यू एवर वंडर्ड what you might see if the invisible world around you became visible? क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की अदृश्य दुनिया अगर दृश्य हो जाए, अगर हमें दिखने लग जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अदृश्य दुनिया, किस अदृश्य दुनिया की बात करें दोस्तों, ये वो चीज़ें जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाते, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, जिनको हम अपनी नेकेड आंखों से देख नहीं पाते हैं। ये उस अदृश्य दुनिया की बात कर रहे हैं। सेकंड, इसमें क्या बोल रहे हैं, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट एज लिविंग। क्या कह रहे हैं कि क्या सोचा है आपने कि ये जो ऑब्जर्वेशन इस हिडन वर्ल्ड को लेकर, इस छुपी हुई दुनिया को लेकर आपने जो ऑब्जर्वेशन करा, आपने जो देखा है, ये आपके किसी भी चीज़ के साइज, आकार, कॉम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी और कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ लिविंग नहीं है, इसको लेकर आपका जो नज़रिया है ये इसमें कैसे बदलाव लाएगी। हैव यू थॉट हाउ दिस टाइनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे लिविंग बींग्स होते हैं ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। शेयर योर क्वेश्चंस, तो इसको लेके आपके मन में जो भी सवाल है ना, यहाँ पे आपको एक दो ऐसे सवाल बताने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की जो आंख होती है, ह्यूमन आई जो होती है, ये एक आकार से बड़ी चीज़ों को ही देख पाती है। ठीक है ना, एक निर्धारित आकार से बड़ी चीज़ों को ही देख पाती है। अगर उससे छोटी चीज़ें होती हैं तो ह्यूमन आई उसको नहीं देख पाती। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारे आसपास होती हैं ये अज्ञात रही हैं। फॉर लॉन्ग अगो, बहुत पहले, पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। बहुत लंबे समय पहले लोगों ने ये चीज़ खोजी कि जो मुड़ी हुई कांच के टुकड़े होते हैं, इनकी सहायता से आप छोटी चीज़ों को बड़ा देख सकते हो। ठीक है, ये छोटी चीज़ों को बड़ा दिखा सकती हैं। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटल सीड, thick in the middle and thin at the edge, hence they called it lenses। क्या कह रहे हैं कि ये जो कांच के टुकड़े थे ये लेंटल यानी कि दालों के सीड, दालों के बीज के आकार के थे। ठीक है, ये बीच में क्या होते, मोटे और किनारे पर पतले होते, इसीलिए इनको लेंसेस कहा जाने लगा। ओवर टाइम लेंसेस वर इम्प्रूव्ड एंड बिकम मोर पावरफुल। समय के साथ ये जो लेंसेज हैं इनको और बेहतर किया गया और ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्निफिकेशन ग्लास टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प ह्यूमन टू सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट। हर एक ये जो टूल था, साधारण मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर माइक्रोस्कोप तक, इस हर एक टूल ने इंसान को उस चीज़ को देखने में सहायता दी जो कि हमारी आंखें नहीं देख सकती थी। The invention of microscope opened a fascinating hidden world filled with tiny creature। माइक्रोस्कोप के इस आविष्कार ने एक बहुत ही कमाल की दुनिया उजागर कर दी इन छोटे छोटे जीवों की। We will explore some of these life form in this chapter। इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ लाइफ फॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। You have already learned about the amazing variety of living beings। आप लोगों ने जो इतनी अमेजिंग, जो इतनी कमाल की वैरायटी मिलती है, जो इतनी कमाल की विविधता मिलती है हमें जीवित जंतुओं में, उसको हम लोगों ने देखा, सीखा। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर ऑफ ऑल शेप्स, साइजेस एंड कलर्स।
क्या कह रहे हैं कि अपने आसपास ही देखिए कितने सारे सुंदर सुंदर पौधे और जानवर हैं। इन सभी के क्या होते हैं, सबके अलग अलग साइजेस होते हैं, शेप्स होते हैं और कलर्स होते हैं। सम लिविंग बीइंग आर टाइनी वाइल अदर आर रियली बिग। कुछ लिविंग बीइंग बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर। ये एक दूसरे से अलग सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रक्चर के लिए नहीं, बल्कि इनमें और भी कई सारे गुण होते हैं जो कि इनको एक दूसरे से अलग बनाता है। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो सारे ही लिविंग बींग्स हैं, जीव जंतु हैं, फिर वो चाहे पौधे हों या फिर एनिमल्स हो, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू नेकेड आई। क्या आपके आसपास जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसको आप नेकेड आई से देख सकते हो? क्या आपने कभी इसको नोटिस करा, क्या आपने कभी इसको देखा? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आई एक्चुअली सी। आपकी जो आंख है वो कितनी छोटी चीज को देख सकती है। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने हो सकता है कुछ लोगों को रीडिंग ग्लासेस यानी कि चश्मा लगा के पढ़ते हुए देखा होगा। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर। ये जो चश्मा है ये इनको बेहतर तरीके से देखने में कैसे सहायता देता है। और वॉट हैपन्स व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग। और क्या होता है जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए। एक्टिविटी 2.1। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी दी हुई है। पहला पॉइंट इसका क्या है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1 एंड फिल इट विथ वाटर। क्या कह रहे हैं कि आपको एक फ्लास्क लेना है, ठीक है, जिसका बॉटम यानी कि नीचे का हिस्सा कैसा हो, गोल हो, ठीक। उसको पानी से आप भर दीजिए। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विथ कॉर्क। कॉर्क से आपको क्या करना होगा, फ्लास्क के मुंह को बंद कर देना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स नाउ। अब क्या कह रहे हैं कि अब आप फ्लास्क को एक खुली किताब पे रखिए और लेटर्स देखिए, मतलब लेटर्स देखिए कैसे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ये लेटर दिखाई देंगे, ठीक है ना। जो ये लेटर्स हैं ये आपको ऐसे दिखाई देंगे अगर आप ये करते हो तो, ठीक। अच्छा, फ्लास्क क्या होता है पता है? फ्लास्क ऐसे शेप का होता है, ऐसे गोल होता है और ऊपर से ये पतला होता है, ठीक है। इसको फ्लास्क बोलते हैं, ये होता है फ्लास्क, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग। क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस करा? तो दोस्तों हम लोग को बिल्कुल नोटिस करने को मिल रहा है कुछ इंटरेस्टिंग। और ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या है कि ये जो लेटर्स हैं ये सब कैसे बड़े बड़े दिख रहे हैं, है कि नहीं दोस्तों। The letter appear larger when they see through when seen through the flask. This happens because the flask filled with water act as a magnifying glass. क्या कह रहा है कि भाई जो लेटर्स हम लोग फ्लास्क के द्वारा जिन लेटर्स को देख रहे हैं वो लेटर्स बड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लास्क के अंदर ये जो पानी भरा हुआ है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पानी भरा फ्लास्क है ना, ये किसका, मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है। नाउ यूज आर रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक एन एंट। अब क्या कह रहे हैं कि अब आपको असली मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना होगा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, जैसे कि चींटी। वर यू एबल टू सी द डिटेल ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली। क्या आप उसके शरीर की डिटेल को और ध्यान से और साफ तरीके से देख पाए। फॉर अ लॉन्ग पीरियड पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड दैम बट दे कुड नॉट सी दैम विद देयर नेकेड आई। काफ़ी लंबे समय से लोग बड़े क्यूरियस थे, बड़े जिज्ञासु थे अपने उनके आसपास मौजूद जो छोटे छोटे जीव हैं ना उनकी खोज करने के लिए। लेकिन समस्या ये थी कि वो अपनी नेकेड आई से, मतलब ऐसे आंखों से, नंगी आंखों से उनको वो देख नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे हैं। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड। तो आखिर हमने ये जो इनविजिबल अदृश्य दुनिया है इसको खोजा कैसे। डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवरीज हेल्प अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या आपको पता है कि कौन से वैज्ञानिक खोजों की वजह से, खोजों की सहायता से हम इस छोटी सी दुनिया को पहली बार देख पाए। एवर हर्ड ऑफ? इन 1665 a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia.
1665 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक किताब पब्लिश करी, एक किताब निकाली जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट। ये एक बहुत ही केयरफुल, मतलब ध्यान से चीज़ों को देखने वाले, बहुत ही ध्यान से देखने वाले, चीज़ों को देखने वाले व्यक्ति थे और एक बहुत ही कमाल के ये आर्टिस्ट भी थे। इन दिस बुक, इस किताब के अंदर, ही शोड डिटेल ड्राइंग्स ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। इस किताब के अंदर इन्होंने बहुत डिटेल से ड्राइंग दिखाई छोटे छोटे चीज़ों की जिनको कि लोगों ने पहले नहीं देखा था। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। ये उन चीज़ों का दृश्य था जिसको कि उन्होंने एक टूल, जिसको हम लोग आज माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने उन चीज़ों को देखा था। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग लुक 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eye। क्या कह रहे हैं, इनकी जो माइक्रोस्कोप है वो 200 से 300 गुना चीज़ों को बड़ा दिखा सकती है नेकेड आइज के कंपैरिजन में। वन डे, एक दिन, ही लुक्ड एट अ टाइनी स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने कॉर्क के छोटे से टुकड़े को देखा। एंड सॉ इट वॉज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी शेप्स। और ये पाया कि ये जो कॉर्क है ये बहुत सारे छोटे छोटे खाली जगहों से बना हुआ है। दीज कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनी कोम। ये जो कंपार्टमेंट हैं, इन्होंने इनको हनी कोम से, जो खाली जगह थी, इन्होंने इनको हनी कोम जो छत्ता होता है उसकी याद दिलाई। ही ड्रू वॉट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। उन्होंने जो देखा उसको उन्होंने ड्रॉ करा, बनाया, और हर छोटे छोटे स्पेस को उन्होंने सेल बोला। This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life। ये पहली बार था कि विज्ञान के अंदर सेल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। Around the same time in 1960s, Antony van Leeuwenhoek, a Dutch scientist, made better lenses that allow him to build more useful microscope। इसी समय के दौरान 1660, इसी समय के दौरान एंटोन वॉन ल्यूवेंहोक करके एक डच के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बेहतर लेंस बनाया है जिससे कि वो और भी काम के माइक्रोस्कोप्स को बना सके। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छोटे छोटे जो जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लड सेल, इनको साफ साफ देखा और इनका वर्णन करा। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसकी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो, ये है उनके पुराने ज़माने के माइक्रोस्कोप्स। ठीक है। और जो कॉर्क है ना, वो माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखता है, जो पब्लिश हुआ था ना माइक्रोग्राफिया के अंदर, वो ऐसा दिखता था। ठीक है। व्हाट इज ए सेल? सेल क्या है? ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे जो लिविंग बींग्स हैं, सारे जो जिंदा जीव हैं, ये सारे के सारे सेल्स के बने हुए हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये जो सेल्स होते हैं आखिर ये दिखते कैसे हैं। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। चलिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा करीब से देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें हम लोग की एक और एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.2। ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि आपको एक अनियन लेना है, एक प्याज लेना है, अपने किचन या गार्डन कहीं से भी, उसको आप पानी से अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको वर्टिकली काट लेना है। वर्टिकली यानी कि ऐसे खड़े खड़े आपको उसको क्या करना है, काट देना है। ठीक। उसके बाद में आप बहुत ही ध्यान के साथ में प्याज के बीच में ट्रांसपेरेंट सी एक पतली सी लेयर होती ना, आपको उस लेयर को निकाल लेना है। ठीक है। अब आपको वो जो पील आपने निकाली है, वो जो लेयर आपने निकाली है, उसको आपको पीटे डिश में रखना है। पीटे डिश क्या होती है? कांच की ऐसी ये डिश होती है, ये वाली, इसको पीटे डिश बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपने इसमें अनियन पील रख दिया। ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि उसमें मतलब पीटे डिश में इसको पील को रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें सेफनिन की कुछ बूंदें डाल देनी है। ठीक है। सेफनिन, ये रेड कलर का वो होता है, स्टेन होता है, इसकी आपको कुछ बूंदें डाल देनी है। ठीक। इससे क्या होगा
कि जो सेल्स हैं वो आपके पिंकिश कलर के आपको दिखाई देंगे। ये आप इसकी मदद से आप क्लियरली देख सकते हो सेल्स को, ठीक है, नहीं तो इनका कलर आपको शायद दिखने में दिक्कत होगी। ऐसे विद द हेल्प ऑफ अ थिन ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील टू अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रेंस द पील्स एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्किन। क्या कह रहे हैं कि आपको ब्रश की सहायता से आहिस्ते से बहुत ही आराम से जो अनियन पील है ना उसको आपको दूसरी पेट्री डिश में डालना है जिसमें पानी हो, उसको आप थोड़ा सा साफ कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा जो दाग है ना, एक्स्ट्रा जो रंग है ना वो निकल जाए। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड अनियन पील ऑन अ ग्लास slide using a thin brush ensuring it does not break or fold। अब आपको क्या करना है, ब्रश का इस्तेमाल करके बहुत ही ध्यान से आपको क्या करना है, उसको इस पर, ये ग्लास का डिश होता है ना, इसको ही रखते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको रख देना है, टूटे उटे नहीं, और इसके ऊपर ये जो कवर होता है ना इसको भी आपको क्या कर देना है, लगा देना है, ठीक है। अब लगाने के बाद में आप इसको क्या करोगे, सीधे माइक्रोस्कोप के अंदर फिर आप इसको रख के देख सकते हो, ठीक है। और जब आप इसको देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये सारे सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं, इनके किनारे किनारे जो बाउंड्री दिख रही है ये है सेल वॉल, ठीक, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपको धब्बे दिख रहे हैं ये है इसके न्यूक्लियस, इसके केंद्र, ठीक है, और इनके बीच में आपको कुछ लिक्विड टाइप का भरा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। चलो, यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्कोप में आपको रेक्टेंगुलर शेप के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। दीज आर दी सेल्स ऑफ अनियन पील। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, ये अनियन पील जो आपने लिया था, जो आपने छिक्कल हल्का सा ले रखा हुआ है प्याज का, उसके क्या है, सेल्स हैं। विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस बिटवीन दम, जो कि बहुत ही क्लोजली, बहुत ही करीबी अरेंज हैं और उनके बीच में कोई भी जगह नहीं आपको दिखेगी। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील ऑफ द लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपके आसपास मौजूद जो अलग अलग पत्तियां हैं उनके पील्स को आप माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करिए। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आप ये पाओगे कि सारे ही जो प्लांट्स हैं किसके, सेल्स के बने हुए हैं। वॉट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ। क्या लगता है आपको, जो जानवरों का शरीर है वो किसका बना है। तो दोस्तों जानवरों का शरीर भी किसका बना है, सेल्स का ही बना है। देखो जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी की बॉडी किसकी बनी है, सेल्स की ही बनी हुई है। तो अब इसमें नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.3, ठीक है। तो इसका पॉइंट 1 क्या कह रहा है, रेंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। साफ पानी से अपने मुंह को धुलिए, कुल्ला करिए। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। क्या कह रहे हैं कि भाई टूथपिक का जो पीछे वाला हिस्सा होता है जो कि मोटा होता है, आपको उस तरफ से अपने गाल के अंदर बहुत ही आहिस्ते से क्या करना हो, खुरचना होगा। प्लेस दी स्क्रैप्ड मटीरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। आपने जो भी मटेरियल निकाला है अपने गाल के अंदर से उसको खुरच के आपको उसमें एक बूंद पानी में उस मटेरियल को रख देना है, ठीक है, और फिर उसको आपको जो ग्लास स्लिड होती है ना उसके ऊपर फैला देना है अच्छे से, बराबरी से। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। आपको मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालनी है, ये नीले रंग की कर देगी उसको पूरा। ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड पे जो भी मटेरियल है उस पूरे पे आपको उसको क्या करना है, फैला देना है। एडिंग स्टेन इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई स्टेन को ऐड करने से, मतलब ये जो दाग है ना इसको ऐड करने से विजिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आपको ये मटेरियल माइक्रोस्कोप के अंदर काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद, एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग। आपको क्या करना होगा कि 1 मिनट बाद में जो मटेरियल है, स्लाइड में आपने जो भी मटेरियल ले रखा है उस पर आपको 1 बूंद ग्लिसरीन ऐड कर देना है ताकि जो सेल्स हैं वो सूख ना जाएं। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल। अब बहुत ही ध्यान से एक साफ कवर स्लिप लगा दो, किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। कवर स्लिप किसको बोलते हैं, जो ग्लास स्लाइड के ऊपर नन्ना सा रखा जाता है ना मटेरियल के ऊपर, उसको बोलते हैं कवर स्लिप, ठीक है।
तो ये कह रहा है आपको एक साफ कवर स्लिप रख देना है मटेरियल के ऊपर एंड रिमूव द एक्सेसिव ग्लिसरीन फ्रॉम द एज ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर। जब आप उसको रखोगे रख के आपको उसको हल्का से दबाना है, दबाओगे ना तो जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है वो साइड साइड में जमा हो जाएगा। ब्लॉटिंग पेपर का यूज करके उसको आप हटा देना। ऑब्जर्व दी स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या करना है, उस स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, देखना है, और आपने जो कुछ भी देखा है उसको अपनी नोटबुक में कॉपी में क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा। यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगॉन शेप स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 2.4। जैसे कि फिगर 2.4 में दिखाया हुआ है आपको ऐसे पॉलीगॉन शेप स्ट्रक्चर नजर आएंगे इस तरीके के, जैसे आप देख सकते हो ना, इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके से। इसमें जो बाहर ये आपको परत सी दिख रही है, बीच में आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है जिसमें आपको डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, ये है साइटोप्लाज्म, और सेंटर में ये क्या है दोस्तों, इसका न्यूक्लियस है, ठीक। चलो, दीज आर चीक सेल्स, ये कौन से हैं, ये कौन से सेल्स हैं दोस्तों, ये हैं चीक सेल्स, विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, जो कि आपके माउथ, आपके मुंह के इनर लाइनिंग को बनाते हैं। मतलब हमारा जो मुंह है उसके अंदर का जो हिस्सा है ना वो चीक सेल्स का ही बनता है, ठीक है। चलिए, what similarities and differences did you observe between the cell of onion peel in activity 2.2 and human cheek cell in activity 2.3? क्या कह रहे हैं दोस्तों कि आपने कौन सी सिमिलैरिटीज, कौन सी समानताएं और कौन से डिफरेंसेस यानी कि कौन सी असमानताएं आपने ऑब्जर्व करी अनियन पील के सेल जो कि हमने 2.2 में देखा था उसके बीच में, और ह्यूमन चीक मतलब ह्यूमन इंसान के गाल के अंदर के जो सेल्स है ना जो हमने 2.3 में ऑब्जर्व करें, इन दोनों के बीच में, ठीक है। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स, अ थिन आउटर लाइनिंग, अ सेंट्रल रीजन एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों ने अभी तक ये ऑब्जर्व करा हुआ है कि जो सेल्स होते हैं इनके 3 पार्ट होते हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, एक पतली सी आउटर लाइनिंग, मतलब एक पतली सी बाहर की रेखा तरीके से, सेंटर यानी कि केंद्र का क्षेत्र, केंद्र की जगह, और एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर उसके अंदर, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है दोस्तों उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर लेयर होती है ये वाली, ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ इन द मिडल इज न्यूक्लियस। जो राउंड स्ट्रक्चर आपको मिडल में देखने को मिल रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है, विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस भी थिन मेम्ब्रेन से क्या होता है, इसके न्यूक्लियस के बाहर भी एक पतली सी झिल्ली होती है, इससे पूरा कवर रहता है। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। जो जगह होती है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, इसमें लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म भरा होता है इसमें। These 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर दी बेसिक पार्ट ऑफ दी सेल। ये जो तीनों चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सेल के क्या है, बेसिक पार्ट्स हैं। सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड दी सेल वॉल। कुछ जो सेल्स होते हैं जैसे कि अनियन पील यानी कि प्याज का जो सेल था उसमें एक एक्स्ट्रा बाहर की लेयर होती है जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। इसमें सेल वॉल आप देख सकते हो नहीं है, ठीक। देखो जो सेल वॉल होती है ना ये हमको जो पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनके सेल्स में देखने को मिलती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर इन अ सेल। सेल के अंदर इन स्ट्रक्चर्स का क्या महत्व है। व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म, ये कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। आर दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। और ये जो फंक्शंस हैं क्या ये जीवन को मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण है। द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के ऊपर होती है, मतलब इन्हीं के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हमारे होते हैं। दी सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल को दूसरे से अलग करती है। इट इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है ये अपने अंदर वो मटेरियल्स जो कि लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं उनको एंटर करने देता है और वेस्ट मटेरियल को एग्जिट भी यही कराता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल एंड कंपाउंड्स। सेल के जो बाकी कंपोनेंट्स और कंपाउंड होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन, सॉल्ट। मिनरल्स, सॉल्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल, सॉल्ट्स, ये किसमें होते हैं? ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन दी साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर जो लाइफ की ये प्रोसेस है, जीवन की जो सारी प्रक्रिया है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही घटती है। द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज दैट अकर्स विद इन दी सेल, इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो न्यूक्लियस होता है, ये सारी जो एक्टिविटीज सेल के अंदर हो रही हैं, सारी जो गतिविधियां सेल के अंदर हो रही हैं, इनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का ही होता है। मतलब इनको चलाने का काम किसका है? न्यूक्लियस का ही है। इसके अलावा ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, मतलब सेल कैसे क्या बढ़ेगा इसको भी यही रेगुलेट करता है। कौन? न्यूक्लियस। द सेल वॉल इन दी प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स के अंदर, ये रिजिडिटी यानी कि कड़कपन और स्ट्रेंथ, शक्ति प्रोवाइड कराती है किनको? पौधों को। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कंपैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। इसीलिए सारे जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही कंपैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब एक के बाद एक तुरंत लगे होते हैं, मतलब काफ़ी ताकत के साथ में, और बहुत ही फॉर्म मजबूत दिखते हैं। इनका स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कैसा दिखता है दोस्तों? मजबूत दिखता है। अ स्टेप फर्दर, cell in all part of plants have tiny rod shaped structure called plastids। क्या कह रहा है कि जो सेल्स होते हैं, प्लांट के सारे हिस्सों के जो सेल्स होते हैं, इनमें नन्हे नन्हे रॉड शेप के, रॉड जैसे शेप के आकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लास्टाइड्स। सम प्लास्टाइड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल विच मेक्स दैम ग्रीन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। कुछ जो प्लास्टाइड्स होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि इनको हरा रंग देता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी यही हेल्प देता है। तो दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं? वही चीज़ है। इन नॉन ग्रीन प्लांट दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। नॉन ग्रीन प्लांट यानी ऐसे पौधे जो कि हरे नहीं होते, इनके अंदर ये जो होते हैं, ये किस काम करते हैं? जो सब्सटेंसेस को स्टोर करने के काम में आते हैं ये। प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल्स। क्या कह रहे हैं? प्लांट सेल्स के अंदर हमारा खाली जैसा दिखने वाला बहुत बड़ा स्पेस होता है, वैक्यूल्स। दिस हेल्प दी प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये जो वैक्यूल होता है किसमें सहायता करता है? ये प्लांट सेल्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो वैक्यूल के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट है वो निकलता है। इसके अलावा जो शेप है सेल्स का वो भी इसी की सहायता से मेंटेन रहता है। दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू दी प्लांट। ये पौधे को शक्ति और सपोर्ट देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है। इन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं ये अक्सर प्रेजेंट नहीं होते हैं, और अगर मौजूद भी होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। These small vacuoles store certain substance dissolved in water। ये जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ये पानी में डिजॉल्व जो सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, उनको ये स्टोर करते हैं। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, ईच विथ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द इंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। क्या कह रहे हैं कि तो जो हमारे ये सेल्स होते हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के साधारण से बैग नहीं है, मतलब साधारण से बस्ते से नहीं है, बल्कि इनमें बहुत ही पेचीदा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इनकी पेचीदा इनकी रचना होती है, जिसमें कई सारे हिस्से होते हैं, जिससे कि सेल्स के अंदर जो भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन घटित होते हैं। और जो पूरा कोई भी जो जीव है ना, वो इन्हीं की वजह से काम कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायग्राम दिया हुआ है किसका? एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ठीक है, देखो ये एनिमल सेल है, इसमें आपको सेल वॉल नज़र आ रही, नहीं आ रही ना? ये आपका क्या है? प्लांट सेल है, इसमें आपको साफ साफ देख सकते हो कि सेल वॉल नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो वोक्यूल जो है, इसमें वोक्यूल प्रेजेंट नहीं है। इसमें वोक्यूल देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि नहीं दोस्तों? है, देखो कितना बड़ा वोक्यूल है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा होता है, इसमें होता ही नहीं है, होता है तो छोटा होता है। ठीक है, चलिए, वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या है कि हम लोगों ने अब सेल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा समझ लिया है। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफर इन शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स।
साथ ही में हमको ये भी समझ में आ गया है कि जो प्लांट सेल्स और जो एनिमल सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से शेप्स में अलग होते हैं और स्ट्रक्चर में भी अलग होते हैं। टू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप्स एंड स्ट्रक्चर। क्या अलग अलग जानवरों के जो सेल्स होते हैं क्या वो शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं? वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो दोस्तों हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं कि जो सेल्स होते हैं उनके शेप और स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन होता है। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ ह्यूमंस आर शोन इन फिगर 2.6a एंड b। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस यू सी इन देम। क्या कह रहे हैं कि मसल सेल और नर्व सेल ह्यूमन का इस इमेज में दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी में दिया हुआ है। तो देखो ये मसल सेल है, ये मसल सेल है और ये नर्व सेल है। देखो दोनों एक दूसरे से दिखने में कितना डिफरेंट है कि नहीं है? दिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मसल सेल इज शेप लाइक स्पिंडल। जो मसल सेल होता है दोस्तों ये स्पिंडल जैसे शेप में होता है। वाइल अ नर्व सेल इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैव ब्रांचेस। जबकि जो नर्व सेल होते हैं लंबे होते हैं और इनमें ब्रांचेस होती हैं इस तरीके से। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप। इसी प्रकार से कुछ सेल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं, गोल होते हैं शेप में। वाइल अदर आर लॉन्ग एंड थिन। जबकि कुछ लंबे और पतले होते हैं। दी नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेलों की संख्या भी अलग अलग होती है। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों दिखते हैं? डज द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। क्या किसी भी सेल का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो उसका आकार है वो उसके काम से जुड़ा हुआ है? द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। क्या इसका मतलब कि ये जो विशेष आकार होता है, विशेष जो रूप होता है, स्वरूप होता है सेल का, ये उसके जो खास काम होते हैं ना उनको करने में सहायता देता है। बट हाउ डू दी सेल हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन दी बॉडी। लेकिन ये जो अलग अलग इतने सारे जो सेल्स हैं आखिर ये शरीर के अंदर जो अलग अलग वेरियस जो फंक्शंस हैं, अलग अलग जो काम हैं उनको परफॉर्म करने में कैसे हेल्प देते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसको हम लोग पता करते हैं। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। एक्टिविटी 2.3 में आपने ये ऑब्जर्व करा कि जो गाल के अंदर के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पतले पतले और सपाट होते हैं। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक्स। और ये जो सेल्स होते हैं ये गाल के अंदर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है ना। नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। नर्व सेल्स जिनको न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है ये हमारे शरीर के अंदर संदेश ले जाने का काम करते हैं। दी इलोंगेटेड शेप्स एंड ब्रांचेस स्ट्रक्चर help them reach different part of the body and pass on the message quickly। इनका जो लंबा शेप होता है साथ ही में इनके जो ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनके जो टहनी जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, ये इनको शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने में सहायता देते हैं और मैसेज को जल्दी से पास करने और ये जो भी संदेश होता है, जो कुछ भी मतलब माइंड कन्वे करना चाहता है उसको ये जल्दी से बता देते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से प्लांट सेल्स ऑल्सो शोज वेरिएशन। इसी प्रकार से प्लांट सेल्स के अंदर भी हमको बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। इन प्लांट सेल्स के अंदर सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक जो सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड यानी लंबे लंबे भी हो सकते हैं, ओवल शेप के भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि ट्यूब जैसे दिखने में भी हो सकते हैं। सम प्लांट सेल्स form long tubes that help carry water throughout the plant। कुछ प्लांट सेल्स जो होते हैं ये लंबे लंबे ट्यूब्स जैसे भी होते हैं जो कि पानी को पूरे प्लांट के अंदर पहुंचाने में सहायता देते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। आप लोगों ने क्लास 7 के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले ही पढ़ा हुआ है। डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट, जो अलग अलग हिस्से होते हैं ये अलग अलग प्रकार के सेल से बने होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल आर प्रेजेंट इन फूड पाइप। मसल सेल्स का एक समूह फूड पाइप में मौजूद होता है। दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मैनर पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक। ये जो सेल्स होते हैं ये वेव, जैसे वेव नहीं होती लहर,
ये इस मैनर में क्या करते हैं, कंट्रास्ट मतलब दबते हैं और रिलैक्स होते हैं, और इसी मोशन की वजह से जो खाना है वो नीचे जा पाता है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। ये जो मूवमेंट है ये इसी वजह से संभव है क्योंकि जो मसल सेल्स होते हैं ये पतले होते हैं, लचीले होते हैं और स्पिंडल के शेप में होते हैं। द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। हमारे स्टमक में, हमारे पेट में भी अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को करते हैं। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। जो मसल सेल्स होते हैं स्टमक के वॉल में, ये फूड को चर्न करने में यानी फूड खाने को घुमाने में सहायता देते हैं। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस एंड एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। बाकी जो सेल्स जो कि स्टमक पेट के अंदर की तरफ लगे होती हैं ये डाइजेस्टिव जूस को पैदा करते हैं। इनमें से डाइजेस्टिव जूस निकलता है और एसिड्स निकलते हैं जिससे कि खाना जो है वो टूटता है। ऑल दी सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। ये सारे सेल्स साथ में करते हैं तभी हमारा जो पाचन है वो संभव हो पाता है। What are the level of organizations in the body of living organism? The body of living organism is organized in a complex way. किसी भी जिंदा जीव का जो शरीर है वो बहुत ही पेचीदा तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। सेल्स फिगर 2.7a is the basic unit of life। क्या कह रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं जो कि आपको 2.7a, एक सेकेंड, 2.7 ये रहा और 2.7a ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि ये जो सेल है, सेल्स होते हैं 2.7a में जिसको आप देख सकते हो, ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। जैसे जो ईंटा होता है, जिस तरीके से ईंटें किसी भी दीवार के बेसिक यूनिट्स होते हैं, वैसे जो सेल्स होते हैं ना, ये किसी भी लिविंग बीइंग के क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। एक जैसे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स। जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनल सिस्टम। कई सारे ऑर्गन्स, अंग मिलकर एक अंगों का तंत्र बनाते हैं। दैट परफॉर्म अ मेजर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के बड़े बड़े कामों को करते हैं। ऑल दी ऑर्गन्स टुगेदर मेकअप ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और सारे ही जो अलग अलग ऑर्गन्स, जो अलग अलग अंग होते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरे जीव को बनाते हैं। लाइक अ प्लांट और एन एनिमल, सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर। तो इसमें क्या कह रहे हैं भाई, पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया या फिर जानवर हो गया। तो जो हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि भाई सबसे छोटा है सेल, सेल बनाता है टिश्यू को, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप इस इमेज में देख भी सकते हो कि भाई सबसे पहले क्या है, सेल, सेल से बन रहा है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है दोस्तों। चलिए, these levels of organization help us understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living being। ये जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये हमको ये समझने में सहायता देते हैं कि कैसे साधारण से बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे जो सेल हैं ये साथ में आके इतना जो ये पेचीदा जीव है, जीवित जीव है, इसको बनाते हैं। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगेन विद अ सिंगल सेल। जो जीवन है इतने पेचीदा जीव जंतुओं का, ये एक सिंगल सेल से शुरू होता है, और ये क्या है दोस्तों, एग। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जो एग होता है ये एक, इसमें एक बहुत ही कमाल की काबिलियत होती है। क्या काबिलियत होती है कि ये खुद को डिवाइड कर सकता है, ये खुद को बांट सकता है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग रूपों में, और उससे ही एक पूरा लिविंग बीइंग जो है वो बन के तैयार होता है, ठीक है ना। यही जो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग भागों में ये बट रहा है एग, इसी से एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बन के तैयार होता है।
सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग बींग्स को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देखो दोस्तों, ऐसे जीव जो कि कई सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं उनको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अच्छा, कई ऐसे भी जीव होते हैं जो कि मेरे सिंगल सेल के बने होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हो सकता है आगे इसमें हो, अभी देखेंगे। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जानवर जिनमें कि इंसान भी शामिल है, पौधे, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के क्या हैं? उदाहरण हैं। एवर हर्ड ऑफ द yolk, the yellow part of an egg of an ostrich egg is a single cell, the largest known cell in the living world, measuring about 130 millimeters to 170 millimeters in diameter। देखो दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, जो ऑस्ट्रिच जो चिड़िया होती है ऐसी, इसका जो अंडा होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल है। ठीक है ना। जो एग होते हैं क्या होते हैं? सिंगल सेल्स होते हैं। और ये जो ऑस्ट्रिच का अंडा है ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है। ठीक है। इसका जो साइज है वो कितना होता है? वो 130 मिलीमीटर से लेकर 170 मिलीमीटर की इसकी क्या होती है? डायामीटर होती है। समझे कि नहीं समझे? डायामीटर होती है। ठीक है, चलो। दी एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल्स। जो अंडा होता है ना उसके अंदर एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल्स होते हैं। ठीक है। अ शेल फॉर प्रोटेक्शन, एक शेल होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। एंड अ वाइट लिक्विड दैट नरिशेस दी सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट, और सफ़ेद रंग का लिक्विड भरा होता है जो कि इस सेल के आगे के डेवलपमेंट में क्या करता है? इसको पोषण देता है। ठीक है, सफ़ेद लिक्विड से ही सेल के आगे के डेवलपमेंट में जो पोषण है वो मिलता है। ठीक, चलो। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और फ्यू सेल्स। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल के या फिर कुछ ही सेल के बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम नंगी आंखों से इनको देख ही नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। Some microorganisms like bacteria and amoeba are made up of just one cell unicellular। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने होते हैं और इसीलिए इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिवर्ड का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, यूनिसेलुलर। अदर्स लाइक सम फंगी एंड एल्गी हैव मैनी सेल्स मल्टीसेलुलर। जबकि कुछ जैसे कि फंगी हो गया, एल्गी हो गया, ये कई सारे सेल्स के बने होते हैं, इनको हम लोग मल्टीसेलुलर बोलते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। ये हमारे हर तरफ हमको मिलते हैं। इन वाटर, पानी में हमको मिल जाएंगे। सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आर बॉडी। ये मिट्टी, हवा, यहाँ तक कि हम लोग के शरीर में भी हमको ये देखने को मिलते हैं। बट वॉट डू दियर सेल्स लुक लाइक? लेकिन इनके जो सेल्स हैं आखिर वो कैसे दिखते हैं? आर दे लाइक दी प्लांट एंड एनिमल सेल्स वी जस्ट लर्न अबाउट? क्या ये दिखने में प्लांट और एनिमल सेल्स जैसे लगते हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा? और आर दे डिफरेंट, या फिर ये अलग हैं? टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइज दियर साइज एंड मेक देम विजिबल टू अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए फिर से हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे जो कि इनके साइज को कई गुना ज़्यादा बड़ा कर देगा जिससे कि हमको ये दिख सकें। साइंटिस्ट हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप। वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम दाम पे मिलने वाला और काफ़ी मतलब आराम से मुड़ जाने वाला एक कागज़ का माइक्रोस्कोप बनाया है जिसको फोल्डस्कोप भी कहते हैं। Foldscope may not provide the same level of detail like high power laboratory microscopes। ये जो फोल्डस्कोप होते हैं ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा पाते जितना ज़्यादा अच्छा हाई पावर लेबोरेटरी के माइक्रोस्कोप्स दिखाते हैं। ठीक है। However, these make microscopes world accessible to many people। लेकिन इनकी सहायता से ये जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है ये कई लोग इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को देख पाते हैं, इसकी झलक ले पाते हैं इसकी सहायता से। लेट अस नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। तो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट अगली एक्टिविटी दी है जो कि एक्टिविटी 2.4 है। क्या इसमें पहला पॉइंट?
टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट सम पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर। आपको एक बर्तन लेना होगा और उसमें तालाब का पानी या फिर कहीं पे रुका हुआ जो पानी है ना, उसको आप इकट्ठा कर लो, उसको आप भर लो उसमें अपने टीचर या किसी बड़े की सहायता से। यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप और फोल्डेबल और फोल्ड स्कोप स्लाइड। क्या कह रहे हैं कि आपको ड्रॉपर का यूज करना होगा और कुछ बूंद या एक बूंद पानी तालाब का या फिर रुका हुआ जो भी पानी आपने लिया है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखो या फिर फोल्ड स्कोप में रख दो। पुट आ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप। आपने जो भी पानी लिया है उसके ऊपर आप कवर स्लिप रखो, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप या फोल्ड स्कोप में उसको ऑब्जर्व करो, देखो। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दी पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर। जो नन्हे नन्हे ऑर्गेनिज्म आपको रुके हुए पानी में दिख रहे हैं ना, उसको ऑब्जर्व करिए। देन इसके बाद में एक अगली एक्टिविटी है जो कि है 2.5, ठीक है। क्या है? टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन। आपको एक बीकर लेना है और उस बीकर के अंदर कुछ नम मिट्टी इकट्ठा कर लेनी है पास के बगीचे या फिर पास के खेत से। डो नॉट टच द सॉइल विथ योर बेयर हैंड, यूज अ स्पून और ग्लव। अपने नंगे हाथों से मिट्टी को मत छूना, ग्लव का इस्तेमाल करना या फिर चम्मच का इस्तेमाल कर लेना। पोर सम वाटर इनटू द बीकर। बीकर के अंदर कुछ पानी डाल दो एंड स्टीयर इट वेल, और उसको अच्छे से हिलाओ कांच की रॉड से। द लिक्विड विच मे लुक डर्टी हैज वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। क्या कह रहे हैं कि जो लिक्विड है वो अब आपको कैसा डर्टी दिखाई देगा, गंदा दिखाई देगा। इसके अंदर बहुत ही महीन महीन छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, वो पानी में क्या है, तैर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं सॉइल सस्पेंशन। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। क्या कह रहे हैं कि आपने जो मिलाया है ना, इसको कुछ देर के लिए आप साइड में वैसे रख दो, जो मिश्रण है उसको नीचे बैठने दो। यूज अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर। आपको ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए एक बूंद पानी लेना है ऊपर की लेयर से। प्लेस दी ड्रॉप ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। जो भी आपने ड्रॉप जो भी बूंद ली है उसको माइक्रोस्कोप के स्लाइड में रखो। कवर्ड जेंटली विद अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। आप उसके ऊपर कवर स्लिप रख दो और फिर उसको ऑब्जर्व करो, किसके? माइक्रोस्कोप में, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर उसको आप ऑब्जर्व करो। यू मे ऑब्जर्व small moving organism similar to those you saw in activity 2.4। हो सकता है इसमें आपको छोटे छोटे नन्हे नन्हे हिलते डुलते ऑर्गेनिज्म नजर आए, जैसा कि आपने एक्टिविटी 2.4 में देखा था। दिस इंडिकेट्स दैट इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ टाइनी क्रीचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। ये दर्शाता है कि जो सॉइल सस्पेंशन है, यानी कि जो मिट्टी वाला पानी है, इसके अंदर भी कई सारे अलग अलग प्रकार के नन्हे नन्हे जीव हैं जिनको कि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। द टाइनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही जो नन्हे नन्हे जीव हैं जिनको कि हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इन्हीं को दोस्तों हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिसमें माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग बीइंग, जिंदा जीव, ठीक है। या फिर इनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट में माइक्रोब्स भी बोला जाता है। अब इसके बाद में है एक्टिविटी 2.6। क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन ग्रेड 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटी 2.4 एंड 2.5। एक बच्चों का समूह है जो कि ग्रेड 8 में पढ़ते हैं। इन्होंने 2.4 और 2.5 में जो एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करा। दे ऑल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। इसके साथ में इन्होंने इंटरनेट से और लाइब्रेरी से भी जानकारी इकट्ठा करी। दे रिकॉर्डेड द डेटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर इन टेबल 2.1। पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व करने के बाद में जो भी डेटा इनको मिला वो इन्होंने टेबल 2.1 में लिख दिया। एंड द डेटा ऑब्टेन आफ्टर ऑब्जर्विंग सॉइल सस्पेंशन इन टेबल 2.2। और सॉइल सस्पेंशन के बाद में जो डेटा मिला उसको इन्होंने टेबल 2.2 में लिख दिया। दे आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया। इन्होंने ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे इनको मतलब पहचाना कि इनमें है प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया।
यू कैन रिकॉर्ड इफ यू फाइंड एनी ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपको भी इनमें से कोई ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज में मिली हैं। ठीक है, तो ये देखो 2.1 ये है टेबल। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले इनको क्या मिला है, अमीबा। ये है अमीबा का स्ट्रक्चर। इन्होंने रिमार्क भी दिया है कि ये सिंगल सेल का होता है और हिलता डुलता रहता है और इरेगुलर शेप रहता है। मतलब इसका जो शेप है ना वो कोई मतलब निर्धारित नहीं रहे, चेंज रहता है। ठीक है, चेंज होता रहता है। सेकंड क्या है इसमें, पैरामीशियम। ठीक है, ये सिंगल सेल होता है, मतलब सिंगल सेल का होता है। मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करता रहता है। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और खास प्रकार के स्ट्रक्चर की सहायता से ही ये मूव कर पाता है। थर्ड है इसमें एल्गी। ठीक है, ये भी सिंगल सेल की होती है। ये ग्रीन दिखती है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। इसकी जो मूवमेंट है वो जो इसके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, खास जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इसकी मूवमेंट हो पाती है। देन इसमें टेबल 2.2 है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है ब्रेड मोल्ड। ठीक है, जो ब्रेड के ऊपर लगती है ना फंगी, वो है ब्रेड मोल्ड। ठीक, ब्रांच्ड फिलामेंट्स विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन कलर का नहीं होता, ये क्लोरोफिल नहीं होता इसमें, और इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं, थैली जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, देन इसके बाद में है मोल्ड फंगी, जिसको फफूंद भी बोलते हैं हम लोग। ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ब्रांच्ड मतलब टहनी के तरीके से इसमें क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनमें नन्ही नन्ही से टहनियाँ निकली होती हैं। क्लोरोफिल भाई इनमें भी नहीं होता है, और ब्रश जैसा इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है एल्गी। नेक्स्ट, एल्गी कैसी होती है, स्फेरिकल यानी कि गोल गोल शेप की होती है ये। ठीक है, अच्छा इसमें ना क्लोरोफिल मौजूद होती है, इसीलिए ये हरे रंग की दिखती है। ठीक, नेक्स्ट इसमें है बैक्टीरिया, जो कि आप देख सकते हो अलग अलग शेप के होते हैं। ये आपको स्फेरिकल, कॉमा मतलब रॉड शेप, कई सारे शेप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल। एक लंबा सा आपको हेयर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे से बाल जैसे भी इनके सेल्स के चारों तरफ निकले होते हैं। ठीक, चलो, डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट। क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी ऐसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करा या आपने कुछ और ऑब्जर्व करा। रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास। इसको आप अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करिए और क्लास में इस पर चर्चा करिए। इन टेबल 2.1 एंड 2.2 यू हैव आइडेंटिफाइड अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टेबल 2.1 और 2.2 के अंदर हम लोगों ने कई अलग अलग वैराइटीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहचानी। दे आर एवरीवेयर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हर जगह होते हैं। एंड वी कैन ओनली सी दैम विद अ माइक्रोस्कोप, और हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको देख पाते हैं। अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज दैम 100 to 400 टाइम्स। एक ऐसा यंत्र जो कि इनको 100 से 400 गुना तक बड़ा कर देता है। दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एवर हर्ड ऑफ वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। दे में इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल एंड में कॉज अ डिसीज। जो वायरस होते हैं ये भी हमारे कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। ठीक, इसके अलावा ये पेड़ पौधे, जानवरों और दूसरे सेल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और इनकी वजह से बीमारी भी होती है। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। हम लोग माइक्रोब्स के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेसेस टू। लेट अस हैव अ डिस्कशन। क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाकी जगहों पर भी ढूंढ सकते हैं। चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम। क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी नींबू, टमाटर, संतरा या किसी और खाने की चीज़ को सड़ते हुए देखा है जब उसको बहुत देर तक हम बाहर छोड़ देते हैं। इफ़ यस, अगर हाँ, यू मे हैव नोटिस्ड अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन दैम। तो हो सकता है आपने नोटिस करा हो कि ये जो सड़ रही चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर आपको एक पाउडर जैसा या फिर
कॉटन जैसा कुछ आपको इसके ऊपर उगा हुआ दिखाई देगा। दिस हैपेंस बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये माइक्रोब से क्या हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम, लेकिन ये जो माइक्रोब्स हैं आखिर ये आए कहाँ से? हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड, और ये खाने के संपर्क में कैसे आए? दिस हैपन्स बिकॉज माइक्रोब्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं ये हर जगह पर हमको मिल जाते हैं। बी इट इन वाटर, सॉयल, एयर और इवन सम फूड आइटम, फिर वो चाहे पानी में हो, मिट्टी में हो, हवा में हो या फिर कुछ फूड आइटम्स में हो, हमको हर जगह माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे जो बच्ची है ना ये एक सवाल पूछ रही है। क्या सवाल पूछ रही है? बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल एंड द मुरब्बा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पिकल और मुरब्बा को क्यों नहीं इफेक्ट करते? क्योंकि पिकल और मुरब्बा खराब नहीं होता। तो बच्ची ये पूछती है कि आखिर जो माइक्रोब्स हैं ये पिकल और मुरब्बा को क्यों नहीं खराब करते? तब ये बच्चा जवाब दे रहा है, दिस इज बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस विद सॉल्ट एंड शुगर इन इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। क्योंकि इसमें तुम कई सारे मसाले जो है वो ऐड करते हो, साथ ही में आप खूब सारे नमक और चीनी भी डालते हैं, और ये जो नमक और चीनी है ना ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन दैम। ये जो भारी मात्रा में चीनी और जो शक्कर मौजूद होती है किसी भी खाद्य पदार्थ में, इसकी वजह से माइक्रोब्स का जो विकास है वो उस पर उतना नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उस पर विकसित नहीं हो पाते हैं और आपका खाना सही रहता है लंबे समय तक। चलिए, यू कैन यूज अ फोल्डस्कोप और अ माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर सरफेस ऑफ लीफ, स्टेम, रूट और एनी अदर पार्ट टू सी देम। क्या कह रहे हैं कि आप फोल्डस्कोप या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हो किसी पत्ती की सतह, तने की सतह, जड़ की सतह या पेड़ के बाकी हिस्सों को ऑब्जर्व करने के लिए। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शोन ग्रेट डाइवर्सिटी। प्लांट्स और एनिमल्स की तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें भी हमको खूब विविधता देखने को मिलती है। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग एंड अ स्नो कोल्ड जोन। कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमको अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो उबलता हुआ गर्म पानी का जो हॉट स्प्रिंग है उसमें भी आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, और जो एकदम ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड आवर बॉडी। आपको ये पहले ही पता है कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं, स्पेशली इन आवर गट्स, खासकर हमारे गट्स के अंदर। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर लाइफ प्रोसेस in animals in curiosity grade 7 that our intestine has many bacteria that help in digestion। आपने क्लास 7th की जो क्यूरियोसिटी की बुक है, साइंस की क्यूरियोसिटी की बुक, उसमें आपने पहली ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे आंतों के अंदर कई सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये डाइजेशन में, खाने को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। प्लांट्स और एनिमल्स की तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी अलग अलग आकार के, अलग अलग ढांचे के होते हैं। ठीक है, इन टेबल 2.1 एंड 2.2 यू वुड हैव ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप, स्फेरिकल, रॉड शेप और इरेगुलर। टेबल 2.1 और 2.2 में आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करा होगा, तो आपने पाया होगा कि ये क्या है, अलग अलग शेप्स के हैं, जैसे कुछ है स्फेरिकल, कुछ है रॉड शेप के, कुछ इरेगुलर है। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो विविधता है ये क्या किरदार निभाती है? हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट। इसके अलावा एनवायरनमेंट को साफ करने में ये कैसे हेल्प करते हैं, तो अब इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है की प्लेयर इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। तो दोस्तों इस चीज़ को हम लोग एक्टिविटी की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो अगली एक्टिविटी है 2.7। इसका पॉइंट 1 क्या कह रहा है? टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ वे विद द गार्डन सॉइल।
आपको एक खाली बर्तन लेना है, खाली कंटेनर लेना है और उसको आधा बगीचे की मिट्टी से क्या करना है, भर देना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, एड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स टू दी कंटेनर। इस कंटेनर में जिसमें आपने गार्डन सॉइल भरी है, इसमें कुछ फल और सब्जियों के जो छिक्कल हैं वो आपको क्या करने हैं, इसमें डालने हैं। देयर आफ्टर पुट अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लीव इट असाइड। उसके बाद में उसके ऊपर एक और मिट्टी की परत डाल दो, मतलब फिर से आप उसके ऊपर मिट्टी डाल दो और उसको किनारे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आफ्टर 2-3 वीक्स ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। 2-3 हफ्तों बाद में देखो कि उसमें क्या बदलाव हुआ है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो सामान मौजूद था, क्या आपको उसमें कुछ फर्क नजर आया। यू मे फाइंड दैट पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैव टर्न्ड इनटू डार्क कलर मटेरियल। आप ये पाओगे कि जो छिक्कल डाले थे आपने फल और सब्जियों के, ये गाढ़े रंग के सामग्री में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, बदल गए हैं। दिस इज मैन्योर। ये क्या है दोस्तों, यह है मैन्योर यानी कि खाद। विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो कि न्यूट्रिएंट्स में पोषक तत्वों से खूब भरी पड़ी है और मिट्टी की उपज को बढ़ाने में सहायता देती है। बट हाउ डिड द पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मैन्योर। लेकिन ये जो छिक्कल है फल सब्जी के, आखिर ये खाद में बदले कैसे। इन एक्टिविटी 2.6 you saw that soil contains various kind of microorganism। एक्टिविटी 2.6 में आपने ये देखा कि मिट्टी के अंदर हमारे कई प्रकार के क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया act on the plant waste and slowly break it down into simpler nutrient rich manure। इनमें से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जो भी आपने वेस्ट डाला है उसके अंदर, उस पर ये काम करते हैं और उसको ये और साधारण रूप में तोड़ देते हैं और पोषण से भरी हुई खाद में उसको ये बदल देते हैं। You may have seen gardener in your school or in field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into a pit। हो सकता है आपने देखा हो अपने स्कूल या अपने घर के किसी मैदान में, किसी हो सकता है आपने माली को देखा हो जो कि सूखी जो पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करके, जो प्लांट का वेस्ट है उसको इकट्ठा करके उसको एक गड्ढे में डाल रहा हो। डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई दे डू दिस। क्या आपको अब पता चला कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। इट इज़ टू मेक नेचुरल मैन्योर। ये ऐसा करते हैं ताकि प्राकृतिक खाद बनाई जा सके। आवर साइंटिफिक हेरिटेज। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट particularly the Vedas have reference of the word krimi, which means different tiny entities including drishya, visual and adrishya invisible। देखो क्या कह रहे हैं कि जो भारतीय प्राचीन जो लेख हैं, खासकर वेद हो गए, इनके अंदर कृमि शब्द का जिक्र है। ठीक है। कृमि का अर्थ क्या होता है, कृमि का मतलब होता है छोटे छोटे जीव जो कि दृश्य यानी कि हमको दिखते हैं, विजिबल हैं, और जो कि अदृश्य यानी कि इनविजिबल है, हमको नहीं दिखते। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट। कई सारे वैदिक जो लेख हैं उनके अंदर इनके फायदेमंद और नुकसानदायक असरों का जिक्र है। अथर्ववेद ऑल्सो रेफर्स टू कृमि। अथर्व जो वेद है उसको कृमि कहकर भी रेफर करा जाता है। If you look around carefully, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappear after some time from the surrounding। अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे, ये पाओगे कि जो सड़ते हुए पौधे और जो गिरी हुई पत्तियां हैं जिनको किसी कंटेनर के अंदर इकट्ठा करके रखा गया है या फिर जो कि बगीचे में ऐसे ही पड़ी हुई हैं, कुछ देर बाद ये गायब हो जाती हैं। ये जो है ना, कुछ देर बाद गायब हो जाती, नहीं दिखती हैं। दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन एंड टर्न दैम इनटू सिंपलर सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको तोड़ते हैं और साधारण सब्सटेंस में बदल देते हैं जो कि न्यूट्रिएंट से, पोषण से भरपूर होता है। These nutrients go back to the soil and help plant grow better। ये जो पोषण तत्व होते हैं ये दोबारा से मिट्टी में जाते हैं और पेड़ों को अच्छे से बढ़ने में सहायता देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं ये मृत जानवरों के शरीर को भी क्या करते हैं, सड़ाते गलाते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू दी नेचर। तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये वेस्ट को, कचरे को रिसाइकल करने में सहायता देते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उसको ये दोबारा प्रकृति में लौटा देते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। ये जो मैन्योर है मतलब ये जो खाद का बनना है ये एक सही तापमान पर और सही मात्रा में नमी पर ही होता है। Isn't it interesting? है ना ये काफ़ी मज़ेदार। By now अभी तक you must have understood that bacteria and some fungi are type of microorganisms that play an important role in our life। अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि ये जो बैक्टीरियाज हैं और जो ये कुछ फंगाई होते हैं ये क्या हैं, एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड गेस व्हाट, दीज हेल्पफुल बैक्टीरियाज कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। और इसके साथ साथ ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये जानवरों का वेस्ट जैसे कि गोबर इसको भी डिकम्पोज करते हैं। फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 से वी कैन ऑल्सो इन्फर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ बट ऑल्सो क्लीन आवर एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है 2.7 इससे हम ये पता कर पा रहे हैं, इससे हमें ये पता चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिर्फ पौधों की सहायता नहीं करते बढ़ने में बल्कि हमारा जो वातावरण है उसको भी साफ रखते हैं, जो कचरा है उसको तोड़कर। नाउ थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब सोचो क्या होता अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर नहीं होते। आ स्टेप फर्दर, माइक्रोब्स एज आ सोर्स ऑफ बायोगैस। Many microorganisms like bacteria and fungi live in an oxygen-free environment। क्या कह रहे हैं कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई ये ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं। Some of these bacteria have the ability to decompose plants and animal waste present in the environment और household water waste। इनमें से कई जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें ये काबिलियत होती है कि ये पौधों और जानवरों का जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर दे हैं। इसके अलावा जो घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो गंदगी है उसको भी ये डिकम्पोज कर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस मीथेन। इस प्रक्रिया के दौरान ये गैसों के मिश्रण को अपने अंदर से छोड़ते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस मौजूद होती है। दिस गैस हैज़ बीन यूज्ड एज फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इवन रन व्हीकल्स। ये जो गैस है मीथेन गैस, इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, गर्म करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, इन सब के लिए ईंधन के रूप में होता है। ठीक है ना। ये जो मीथेन गैस होती है फ्लेमेबल होती है। ठीक है, फ्लेमेबल मतलब कि ये जलती है आग में काफ़ी अच्छे से, मतलब आग काफ़ी अच्छे से जलती है। ठीक है, तो इसीलिए मीथेन गैस का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के लिए, गर्म करने के लिए किसी चीज़ को, बिजली पैदा करने के लिए, यहाँ तक कि वाहनों को चलाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, ये ईंधन का बहुत ही अच्छा क्या है, स्रोत है। बी आ साइंटिस्ट। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम लोग डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, हर चैप्टर के अंदर हम लोग एक ना एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका जन्म 1938 में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वो 2020 में हुई है।
ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया की काफ़ी स्टडी करी है। In 1971, he developed a special bacterium that could break down oil spills, helping to clean the environment. 1971 में इन्होंने एक खास प्रकार का बैक्टीरियम की खोज करी, उसको विकसित करा, जो कि जो ऑयल स्पिल होता है, ऑयल स्पिल मतलब आपने सुना होगा ना कि समंदर में कहीं टैंकर फैल गया या ज़मीन पे कहीं टैंकर फैल गया, जिससे खूब सारा मतलब तेल जो था उसके अंदर वो जमा हो गया समंदर के ऊपर या ज़मीन के ऊपर, ऐसे आपने सुना होगा न्यूज़। ठीक है, तो इनका जो बैक्टीरियम है ना वो इसी ऑयल स्पिल को क्या करता है, तोड़ता है और एनवायरनमेंट को साफ करता है। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980 में एक मतलब पेटेंट इन्होंने करवाया अपनी इस डिस्कवरी का। पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। पेटेंट क्या होता है दोस्तों, ये एक कॉपीराइट होता है जो कि किसी व्यक्ति को दिया जाता है उसके किसी खोज पर, उसके किसी चीज़ के ऊपर, जिससे क्या है कि कोई और व्यक्ति उसकी इस खोज की नकल नहीं कर सकता और बेच नहीं सकता है बिना परमिशन लिए हुए। His work shows how microorganism could be used to solve environmental problem like pollution. इनका जो काम है, इनके जो काम है, इसने ये दिखाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से वातावरण की जुड़ी हुई जो समस्या है जैसे कि प्रदूषण है उसको हल करने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। He is remembered for his contribution to science and for protecting the environment using microbes. इनको इनके इसी विज्ञान में इसी योगदान के लिए और एनवायरनमेंट को माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके सुरक्षित रखने के लिए इनको याद करा जाता है। What are the other problems which you think can be solved with the help of microorganism? और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि आपको लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से जिनको हम हल कर सकते हैं। How does the diversity of microorganism हेल्प इन आर किचन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, ये हमको रसोई घर में किचन में कैसे सहायता देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन किचन। चलिए इसको हम लोग किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके इस चीज़ को समझते हैं। तो अब दोस्तों अगली एक्टिविटी है 2.8। इसमें पॉइंट 1 क्या है, टेक 2 बाउल्स A एंड B। आपको 2 कटोरे लेने हैं A और B। इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर। आपको दोनों में 200 ग्राम आटा या मैदा इनमें से कोई एक लेना है और उसमें एक चुटकी चीनी डालना है। नाउ इन बोल A ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लोर। अब आपको बोल A के अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में यीस्ट पाउडर डालना है और उसको आटे में अच्छे से मिला देना है। बोल B, कटोरे B के अंदर डू नॉट ऐड एनी यीस्ट, कोई भी यीस्ट आपको नहीं डालना है, सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ 2 बोल्स, ताकि हम दोनों बोल्स के रिजल्ट को कंपेयर कर सकें। नीड द फ्लोर ऑफ द 2 बोल्स विथ वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। गर्म पानी से आपको क्या करना है, दोनों के आटे को अच्छे से गूंदना है ताकि नरम आपका जो आटा है वो नरम जो लोई है वो तैयार हो। ठीक है, फिगर 2.11 में आप देख सकते हो। ठीक, तो ये देखो। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि कुछ देर बाद जब उसको गूंदने के बाद में रखोगे तो आप देखो कि जो ए के अंदर आपने जो आटा तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा फूल गया है, जबकि बी के अंदर आपका जो आटा तैयार है वो कैसा, ऐसा छोटा सा ही है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ए में ऐसा क्या हो गया कि इतना ज़्यादा फूल गया। ठीक है ना, अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ए वाले कटोरे में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि इसका आटा इतना ज़्यादा फूल गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्टिविटी का आगे कहीं कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, जो डो आपने तैयार किया है उसको गीले कपड़े से झाँप कर किसी गर्म जगह पर रख दो और 4-5 घंटे बाद क्या करो, उसको ऑब्जर्व करो। ठीक, तो यही कह रहे हैं कि क्या आपको कोई बदलाव नज़र आया वॉल्यूम में, स्मेल में या टेक्सचर में डो के। इफ़ नॉट, अगर कोई बदलाव नहीं आया है, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम, तो जो डो है, जो लोई है, उसको कुछ देर के लिए और छोड़ दो। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, यू मे नोटिस, आप हो सकता है नोटिस करो, दैट द डो इन बोल ए वेयर यीस्ट वॉज एडेड हैज रिजन स्लाइटली एंड बिकेम फ्लफी एंड हैज डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डो नीडेड विदाउट यीस्ट। क्या कह रहे हैं दोस्तों
कि भाई कुछ देर बाद आप फिर से देखो तो हो सकता है आपको ये नोटिस करने को मिले कि ए वाले कटोरे के अंदर जिसमें आपने यीस्ट को ऐड करा हुआ है ये थोड़ा बढ़ गया है, बहुत ही फ्लफी हो गया है और इसमें अलग सी स्मेल आ रही है कंपेयर टू बी वाले के जिसमें आपने यीस्ट नहीं डाला उसके। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों घटा है? वॉट इज द रोल ऑफ यीस्ट, इसमें यीस्ट का क्या रोल रहा, यीस्ट ने क्या किरदार निभाया? वाई डिड वी एड शुगर एंड वार्म वाटर टू दी फ्लोर, और हमने आटे के अंदर चीनी और गर्म पानी क्यों ऐड करा? यीस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये यीस्ट होता है ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी, ये फंगी के ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है, ठीक है, तो उनमें एक ग्रुप है फंगी, उसमें ये आता है। यीस्ट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन, जो यीस्ट है ये गर्म जो परिस्थितियां होती हैं, गर्म जो कंडीशंस हैं उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स in grade 7 that like other organisms yeast also repairs and break down food to release energy for their growth and carry out life processes। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको याद होगा लाइफ प्रोसेस इन एनिमल चैप्टर 7 में जो हमने पढ़ा था कि बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरीके से जो यीस्ट होता है ये भी क्या करता है, खाने को ब्रेक करता है, खाने को तोड़ता है, मतलब अपने खाए हुए खाने को तोड़ता है ताकि उससे एनर्जी निकले जिससे कि वो क्या हो सके, यीस्ट की खुद की ग्रोथ हो सके और उसकी लाइफ प्रोसेस मतलब उसके लाइफ की जो भी काम है वो हो सके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, छूटती है, निकलती है। विच फॉर्म्स बबल दैट मेक द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके वजह से बबल्स फॉर्म होते हैं, नन्हे नन्हे गुब्बारे से बन जाते हैं, किसके अंदर, लोई के अंदर, जिसके वजह से जो लोई है नरम और बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाती है। यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच गिव द डो अ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल। इस प्रोसेस के दौरान जो यीस्ट होता है ये बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल भी रिलीज करता है, मतलब इसके अंदर से बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल भी निकलता है जिसकी वजह से ये जो डो है इसकी स्मेल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, केक एंड मोर। यीस्ट की यही जो खास प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए और कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। इन एडिशन टू यीस्ट, यीस्ट के साथ some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making bhatura। क्या कह रहे हैं, यीस्ट के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलियस ये जो है बैटर को फर्मेंट करने में हेल्प देते हैं और इसी बैटर से हम लोग इडली डोसा तैयार करते हैं या फिर भटूरे की जो डो है ना उसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है इसमें एक और एक्टिविटी जो कि है हमारी एक्टिविटी 2.9। तो चलिए इसके भी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि इसमें है क्या चीज़। तो देखो इसका पॉइंट 1 क्या कह रहा है, टेक 2 स्मॉल ग्लास बाउल्स, लेबल देम ए एंड बी। आपको 2 छोटे कांच के कटोरे लेने हैं, उनको ए और बी लेबल कर देना है। पोर लूक वार्म मिल्क इन बोल ए एंड कोल्ड मिल्क इन बोल बी। आपको बोल ए, कटोरे ए में गुनगुना दूध डालना है जबकि बोल बी में आपको ठंडा दूध डालना है। थर्ड पॉइंट क्या है, नाउ ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू ईच बोल एंड मिक्स वेल यूजिंग अ स्पून। अब आपको छोटा चम्मच भर के दही दोनों में डालना है और उसको अच्छे से मिला देना है। कवर बोथ बोल्स, दोनों कटोरों को झाँप दो। कीप बोल ए इन अ वार्म प्लेस एंड बोल बी इन अ कोल्ड प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट। कटोरे ए को आप गर्म जगह पर रखो जबकि कटोरे बी को ठंडी जगह जैसे कि फ्रिज वहां पे रख दो। कुछ घंटों के लिए या फिर रात भर के लिए आप दोनों कटोरों को ऐसे ही छोड़ दो। ऑब्जर्व द चेंज इन द ग्लास बोल। कांच के कटोरों में क्या बदलाव आया उसको ऑब्जर्व करिए। राइट योर प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। टेबल 2.4 में आपका जो प्रेडिक्शन है, आपने जो ऑब्जर्व करा है वो आपको लिखना होगा। तो दोस्तों देखो मैं बताता हूं आपको क्या बदलाव आया होगा। जो बोल ए है जिसमें आपने गर्म दूध रखा है, ठीक है,
और जिसको आपने गर्म जगह पे रखा है, इसके अंदर कर्ड जम गया होगा। क्या जम गया होगा? दही जम गया होगा। जबकि बोल बी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है? देखो, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारी जो गर्म जगहें होती हैं, वार्म प्लेसेस होती हैं ना, इसमें ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। इसमें इनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है एज कंपेयर टू कोल्ड प्लेसेस। बहुत जो ठंडी जगह होती है ना, वहाँ पर ये एकदम डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, कुछ हरकत नहीं करते हैं, वैसे का वैसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है ना। अब बी जो है, इसको आपने एकदम ठंडी में रखा है, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो ज़्यादा इसके अंदर हलचल कर नहीं पाए। जबकि ए जो है, ये आपने गर्म जगह पर रखा था, जिसकी वजह से ए के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, इन्होंने खूब हलचल करी है और इन्होंने दूध का दही बना डाला है। ठीक है, तो ये हुआ है दोनों में। अच्छा, जो प्रेडिक्शन, जो ऑब्जर्वेशन है, वो आपको इस टेबल में बढ़नी होगी। ठीक, चलिए। You will observe that in bowl A the milk has turned into curd after a few hours and has become little sour. क्या कह रहे हैं आप? ये ऑब्जर्व करोगे कि बोल ए के अंदर बोल ए के अंदर जो दूध है वो दही बन गया होगा कुछ घंटों बाद, और उसका जो स्वाद है वो थोड़ा खट्टा हो गया होगा, सार हो गया होगा। Whereas in bowl B the milk has not curdled बट इट माइट बी अ लिटिल सार। जबकि बोल बी के अंदर जो दूध है वो दही नहीं बना होगा, लेकिन हाँ, हो सकता है स्वाद थोड़ा सा खट्टा हो गया हो। डू यू नो वाई दिस हैपेंस? क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कर्ड के अंदर, दही के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और उनमें से एक है लैक्टोबैसिलियस। क्या है दोस्तों? लैक्टोबैसिलियस। ठीक है, और इसी से दही बनता है। This bacterium feed on the sugar in the milk, lactose multiplies and ferment the milk to form curd. ये जो बैक्टीरियम होता है, ये दूध के अंदर मौजूद जो चीनी है, दूध जिसको लैक्टोज भी बोलते हैं, इसके अंदर मौजूद जो चीनी है उसको खाता है, मल्टीप्लाई होता है और दूध को फर्मेंट करके दही बना देता है। Instead of producing alcohol like yeast, these bacteria produce lactic acid. क्या कह रहे हैं? यीस्ट की तरीके से अल्कोहल, जैसे यीस्ट जो होता है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, तो उसके जगह पे ये जो बैक्टीरिया है ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड को। विच मेक कर्ड सार, जिसकी वजह से ये जो दही है इसका स्वाद हमारा खट्टा हो जाता है। ठीक है ना। दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन। ये जो बैक्टीरिया होता है ये गर्म कंडीशंस में काफ़ी अच्छे से बढ़ता है। दैट इज वाई कर्ड इज फॉर्म्ड इन बोल ए बट नॉट इन बोल बी। इसी वजह से बोल ए के अंदर, कटोरे ए के अंदर दही बना है, जबकि कटोरे बी के अंदर दही नहीं बना है। वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड मोर। हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको अलग अलग वर्गों के अंदर बांट सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, कुछ अलगी और भी। Some bacteria such as rhizobium forms the swollen region called nodules and live in them as shown in figure 2.12. कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, ये एक सूजे हुए, फूले हुए क्षेत्र को अपने आसपास बनाते हैं, जिसको नोडल्स बोलते हैं हम लोग, और उसी के अंदर रहते हैं, जैसा कि फिगर 2.12 में दिया हुआ है। तो फिगर 2.12 पे चलते हैं दोस्तों। तो फिगर 2.12 ऊपर है, ये रहा फिगर 2.12 में। आप देख सकते हो कि भाई जड़ में, ये उतनी क्लियर नहीं है वैसे, जड़ में ये आपको फूली हुई जगह दिख रही होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? राइजोबियम होता है। क्या होता है? राइजोबियम होता है। अच्छा देखो, राइजोबियम और पेड़ का ना सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। मतलब ये है कि राइजोबियम है ना, इसके होने से पेड़ को भी फायदा है और पेड़ के होने से इसको भी फायदा है। राइजोबियम क्या करता है? जो नाइट्रोजन होती है ना उसको वो मिक्स करता है सॉइल में। ठीक है, और जो पेड़ होता है उसको खींच लेता है, और जो पेड़ है इसके बदले क्या देता है? इसको खाना देता है। ठीक, तो इन दोनों का कैसा होता है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? कहाँ पर थे भाई? अच्छा, ये रहा। दीज बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर प्लांट। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एयर में मौजूद नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं, और पेड़ के लिए यूजफुल उसको कर देते हैं। दिस हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर।
इसकी सहायता से जो पौधे हैं बिना केमिकल फर्टिलाइजर के काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो पाते हैं। दैट इज़ वाई फार्मर ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इसीलिए जो किसान हैं वो लेग्यूम्स उगाते हैं बाकी क्रॉप्स के साथ में रोटेशन में। दिस नेचुरली इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड कीप इट हेल्दी फॉर नेक्स्ट क्रॉप। इससे प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी होती है वो नाइट्रोजन से भरी रहती है, मतलब नाइट्रोजन उसमें अच्छी मात्रा में रहता है और ये अगली जो भी फसल होगी उसको कैसा बनाता है, बहुत ही हेल्दी स्वस्थ बनाता है। अमेजिंग माइक्रो एल्गी टाइनी हेल्पर इन वाटर। माइक्रो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, सॉइल एंड एयर एंड इवन ऑन ट्री। माइक्रो एल्गी ये हमारे माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही छोटे पौधे जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में, मिट्टी में, हवा में और यहाँ तक कि पेड़ में रहते हैं। ठीक है। दे मेक दियर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। ये सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके खुद का खाना बनाते हैं। वाइल डूइंग दिस, जब ये करते हैं, दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई। जब ये सब कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और पृथ्वी की आधी से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है ना दोस्तों, ये माइक्रो एल्गी द्वारा ही रिलीज करी जाती है। ठीक है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व्स एट फूड सोर्सेज फॉर मैनी एक्वाटिक एनिमल्स। ये पोषण से भरपूर होते हैं और पानी में रहने वाले कई जीवों के खाने के स्रोत के रूप में भी ये काम में आते हैं। सम लाइक स्पैरुलिना, क्लोरेला and diatoms are also used by human as health supplements and medicines। क्या कह रहे हैं कि कुछ ये जो माइक्रो एल्गी होती है जैसे स्पैरुलिना हो गया, ठीक है, क्लोरेला हो गया, डायटोम्स हो गया, ये इंसानों द्वारा हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर या दवाइयों के तौर पर भी लिया जाता है। माइक्रो एल्गी ऑल्सो कीप इन क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज्ड टू मेक बायोफ्यूल। माइक्रो एल्गी का इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए, साथ ही में बायोफ्यूल को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हाउएवर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस आर थ्रेटनिंग माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस। लेकिन जो ये प्रदूषण है, जलवायु में आ रहा जो परिवर्तन है, जो ये बदलाव है, इसके अलावा इनकी जगहों को जो तहस नहस किया जा रहा है, इसके वजह से जो माइक्रो एल्गी की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, इस पर खतरा मंडरा रहा है और ये कम होते जा रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन अर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, छोटे छोटे जीवों को बचाएं, इनकी रक्षा करें, वातावरण की रक्षा करें, ताकि जो पृथ्वी पर मौजूद जो ऑक्सीजन है इसका बैलेंस बना रहे। ठीक है, इसका बैलेंस मेंटेन रहे। एवर हर्ड ऑफ स्पैरुलिना, आ माइक्रो एल्गी इज कॉल्ड आ सुपर फूड बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट। क्या कह रहे हैं कि ये जो स्पैरुलिना है ये एक माइक्रो एल्गी है और इसको सुपर फूड कहा जाता है। क्यों सुपर फूड कहा जाता है? क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। स्पैरुलिना इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। स्पैरुलिना जो है ये एक विटामिन B12 का भी अच्छा स्रोत है, विच इज़ असेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। ये जो प्रोटीन है ये इसके बॉडी वेट के 60% जितना इससे ज़्यादा होता है और बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में इसमें फैट और शुगर मौजूद होता है। नाउअडेज, आजकल के दिनों में फार्मिंग ऑफ स्पैरुलिना इज बिकमिंग अ फीजिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। आजकल के दिनों में स्पैरुलिना की खेती करना जीवन जीने का एक काफ़ी अच्छा मौका बन चुका है। यू कैन ग्रो स्पैरुलिना ईजिली बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। आप लोग स्पैरुलिना को बहुत ही ईजी तरीके से उगा सकते हो इन स्टेप्स को, इन साधारण से सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके। पहला स्टेप है सेट अ क्लियर ग्लास टैंक इन अ ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट से दूर किसी चमकदार जगह पर आपको कांच का टैंक जो है सेट करना है।
कवर दी टैंक विद आ शेड नेट, शेड नेट से इसको कवर कर लो, ठीक है। और कीप दी टैंक एट अ प्लेस विथ मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन, टैंक को या फिर ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे जो टेम्परेचर वो मॉडरेट रहे, मतलब ठीक ठाक, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। फिल दी टैंक विथ पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी से इसको भर दो। एड लिविंग स्पेरुलिना कलेक्टर फ्रॉम आ पॉन्ड, पॉन्ड से इकट्ठा किया हुआ स्पेरुलिना को इसमें ऐड कर दो। स्टीयर दी ग्रोइंग स्पेरुलिना ट्वाइस आ वीक, हफ्ते में 2 बार आपको स्पेरुलिना को क्या करना है, स्टीयर करना होगा। आफ्टर 3 to 6 weeks स्पेरुलिना मे बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ फाइन क्लॉथ, आप एक बहुत ही फाइन, बहुत ही महीन कपड़े से फिल्टर करके स्पेरुलिना को आप हार्वेस्ट कर सकते हो 3 से 6 हफ्तों में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गी इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट, क्या कह रहे हैं, माइक्रो एल्गी को कंजर्व करना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ये खाने की फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है, मतलब सभी को खाना पर्याप्त मिले इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, साथ ही में लाइवलीहुड डेवलपमेंट में भी ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलिए, वाई इज सेल कंसीडर टू बी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि ये जो सेल्स हैं इनको क्यों लाइफ का बेसिक यूनिट माना जाता है। The body of all living organisms are made up of tiny building blocks called cells. सारे ही जीवित जो जीव हैं उनका शरीर छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है जिनको हम सेल्स बोलते हैं। A single cell contain various components that help organism perform various function. एक सिंगल सेल के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, पौधों और जानवरों के जो शरीर हैं वो कई सारे सेल्स के बने होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, इसीलिए इनको मल्टी सेलुलर या फिर कई सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। In multicellular organisms, cell carry out specialized functions individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने खास कामों को करते हैं अलग अलग, इसके अलावा वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं ताकि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकें, ठीक है। Some microorganisms such as bacteria and protozoa are made up of just one cell. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये एक ही सेल के बने होते हैं। These are called unicellular, इनको हम लोग यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। They carry out all the function necessary for their survival in single cell. इनके सर्वाइवल के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं वो इनके सिंगल सेल के अंदर ही घटते हैं। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गी एंड फंगाई आर मेड अप ऑफ 1 or more सेल्स, बाकी जो माइक्रोब्स हैं जैसे कि एल्गी और फंगाई ये एक या एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए यीस्ट, ये क्या होता है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है। जबकि जो मोल्ड है जिसको फफूंद कहते हैं ये मल्टी सेलुलर फंगस होता है, ठीक है दोस्तों। लाइक एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, जानवर और प्लांट सेल्स की तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं ये भी सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। सेल्स ऑफ फंगाई एडिशनली हैव सेल वॉल, फंगाई के जो ये फंगी है इसमें सेल वॉल भी होता है, ठीक है। But they do not have chloroplast, so they cannot make their own food through photosynthesis. लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता जिसकी वजह से ये खुद का खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा नहीं बना पाते। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, बैक्टीरियाज के अंदर एक अच्छे से निर्धारित न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड्स, इसकी जगह पर इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड्स होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस को ना हिंदी में नाभिक भी बोलते हैं, ठीक है।
These features distinguishes them from cells of yeast, protozoa, algae, fungi, plant and animal. ये जो गुण होता है बैक्टीरिया का कि इनमें न्यूक्लियोइड होता है, ये जो गुण है बैक्टीरिया का, ये इनको बाकी सेल्स जैसे कि यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट और एनिमल, इनके सेल से अलग बनाता है. We have only looked at a few basic cell structure here. यहाँ पर हमने बस कुछ ही सेल्स के स्ट्रक्चर को देखा. The cell has other component about which you will learn in higher classes. सेल्स के और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में सीखेंगे. फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कंपोनेंट्स वी नीड माइक्रोस्कोप विद हायर मैग्निफिकेशन. सेल के और जो हिस्से हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए जिसकी मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा हो. एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज द सेल अबाउट 10 लाख टाइम्स. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये किसी भी सेल को 10 लाख गुना, 10 लाख गुना बड़ा कर देता है. ठीक है ना. वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल, जहां पर हम सेल के अंदर मौजूद और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं. बाय नाउ अभी तक you must have understood that all living beings including microorganisms are made up of one or more cells. अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि सारे ही जो ये लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं, ये सभी एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं. दियर सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर. इनके जो सेल्स होते हैं वो आकार में, ढांचे में अलग होते हैं. प्लांट एंड एनिमल सेल्स ऑल्सो हैव सम डिफरेंसेस. प्लांट और एनिमल सेल्स में भी कुछ फ़र्क होते हैं. अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंस हेल्प अस लर्न हाउ These organisms function differently. इन फ़र्कों को समझने से हमको ये सहायता मिलती है, ये जानने में सहायता मिलती है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से काम करते हैं. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी हैव लर्नड अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इस चैप्टर के अंदर जो फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हमने जाना. However, there are some microbes that causes disease in plant and animals, including humans. लेकिन कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि पौधों में, जानवरों में, इंसानों में, इनमें बीमारी पैदा करते हैं. We will learn about some of the disease caused by microbes in next chapter. अगले चैप्टर में हम ऐसे कुछ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से बीमारी होती है. तो दोस्तों ये था चैप्टर. अब चलो इसकी पहले यहाँ पे स्नैपशॉट जो कि एक तरीके से समरी होती है इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर चलेंगे. ठीक है दोस्तों. तो इसका पॉइंट 1 क्या है? इसका पॉइंट 1 ये है कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये स्मॉल साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं. इनको अनएडेड आइज से, ऐसी नंगी आंखों से इनको हम लोग नहीं देख पाते हैं. दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हर प्रकार के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं. ठीक है. यहाँ तक कि ये जानवरों और पौधों में भी पाए जाते हैं. दे आर ईदर यूनिसेलुलर, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर तो ये सिंगल सेल के होते हैं या फिर मल्टीपल सेल वाले होते हैं. बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स ये क्या है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाले हैं. जबकि जो फंगाई होती है, जो फंगी है, ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर दोनों ही होता है. जबकि जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है. सेल जो है ये लाइफ की बेसिक यूनिट है. जो बॉडी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये किससे बनी है दोस्तों? सेल से बनी हुई है. एक सेल के अंदर कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग काम करने में हेल्प देते हैं, उसके सर्वाइवल में उसको हेल्प देते हैं. अ टिपिकल सेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. एक जो सेल होता है उसमें वो चारों तरफ से किससे बंधा होता है? सेल मेम्ब्रेन से बंधा होता है. इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है जिसमें न्यूक्लियस होती है. प्लांट, फंगल और बैक्टीरियल सेल जो होते हैं इनमें एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं. सेल मेम्ब्रेन के ये बाहर होती है. बैक्टीरियाज के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है. ठीक है. सेल्स जो होते हैं इनका शेप और साइज डिफरेंट होता है. इनका जो शेप है वो इनके फंक्शन से रिलेटेड होता है, मतलब इनका जो शेप है फंक्शन के हिसाब से होता है. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ जो हैं ये अलग प्रकार के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. और वायरस जो हैं ये भी क्या होते हैं? बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं. लेकिन ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि होस्ट
किसी जीव के अंदर, शरीर के अंदर जाके ही इनका जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होते हैं, वो बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये तो इसकी छोटी समरी टाइप की हो गई। अच्छा अभी और भी है, अभी रुकिए, अभी और भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी और नुकसानदायक दोनों ही होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये पेड़ पौधों को डिकम्पोज सड़ाते हैं, ठीक है, उनके वेस्ट को सड़ाते हैं, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं उसको और वातावरण को साफ करते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पेड़ों की जो जड़ हैं, लिग्यूम्स की जो जड़ हैं, उनके नोड्स में ये रहते हैं, ठीक है, जैसे कि पीस, बीन्स, लेंटल्स, इनकी जड़ों में ये रहते हैं। ये जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है उसको ट्रैप करते हैं, जिससे कि मिट्टी के उपज बढ़ती है। यीस्ट जो है ये एक प्रकार की क्या है, फंगी है, जिसका इस्तेमाल हम लोग ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, पेस्ट्री, इडली, डोसा, भटूरा, इसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो है ये क्या होता है, ये एक दही बनाने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसका इस्तेमाल घर में और इंडस्ट्रीज़ में करा जाता है, किसके लिए, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये तो हो गई समरी। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वेरियस पार्ट ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो। सेल के कई सारे पार्ट्स नीचे दिए हुए हैं, राइट दैम इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस, सही जगह पे, इस डायग्राम के सही जगह पे आपको इनको लिखना होगा। तो पहले चलो जरा डायग्राम को देख लेते हैं दोस्तों। तो डायग्राम में मेरे 3 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, इनमें हेडिंग क्या पड़ी है, पहले इसमें लिखा है ओनली इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होती है उनको यहाँ लिख देना, जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है उनको यहाँ लिख देना, जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया सेल में होती है उनको यहाँ लिख देना, और जो चीज़ें तीनों में कॉमन होती हैं उनको यहाँ लिख देना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, बैक्टीरिया सेल के अंदर भी होता है, लेकिन उतना वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है ना, उतना वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो न्यूक्लियस को ना आप दोनों में लिख दो, न्यूक्लियस को आप एनिमल सेल में भी लिखना और प्लांट सेल, इन दोनों में लिखना। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म पे। तो दोस्तों साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ये तीनों के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में आपके एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल तीनों के ही अंदर मौजूद होता है। ये किसमें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना लिक्विड लिक्विड टाइप का होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, तीनों में कॉमन है। तो इसको एनिमल सेल, बैक्टीरिया सेल और प्लांट सेल तीनों मिलता है, और इसको आप इसमें कॉमन वाले में लिखोगे। ठीक है ना, चलो अगला दिया इसमें क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है दोस्तों, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। फोटोसिंथेसिस याद है, कुछ खाना बनाने काम आता है, तो इसको आप प्लांट सेल से मिलाओ। अरे ये तो मैं एनिमल मिलाने लग गया, इसको आप प्लांट सेल में मिलाओ। ठीक है दोस्तों, चलो अगला दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन भी तीनों में ही होता है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, बैक्टीरियल सेल में भी। ठीक है, तो इसको बीच में डालोगे आप। फिर है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल होता है, तो यहाँ पे सेल वॉल आ जाएगा। और आखिरी है न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, बैक्टीरिया के सेल में, बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोइड हो जाएगा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो जब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 है आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब। आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उनको ए और बी नाम दे दिया। ठीक है, शी पुट 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। दोनों के अंदर उसने 2 चम्मच भर के चीनी का सॉल्यूशन, मतलब पानी में चीनी मिला के उसको डाला। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर शी एडेड स्पूनफुल ऑफ यीस्ट। बी के अंदर उसने यीस्ट डाल दिया। देन शी अटैच्ड टू इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून्स टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। फिर उसने दोनों के मुंह पे जो वैसे हैं, क्या बोलते हैं, जिनमें फूले नहीं होते हैं, वैसे नॉर्मल जो गुब्बारे होते हैं उसको लगा दिए, पिचके हुए गुब्बारे लगा दिए। शी केप्ट द सेटअप इन वार्म प्लेस। उसने गर्म जगह पे सेटअप को रखा, अवे फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से दूर। वॉट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3-4 days। 3-4 दिन बाद क्या होगा। शी ऑब्जर्व दैट द बलून अटैच टू टेस्ट ट्यूब बी वॉज इन्फ्लेटेड। वॉट कुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। उसने देखा कि बी में अटैच जो बलून है वो फूल गया, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर शुगर और यीस्ट दोनों मौजूद है। तो जो यीस्ट है इसने शुगर को खाया, ठीक है, इससे किसकी ग्रोथ हुई है, और इस ग्रोथ की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इस बलून के अंदर क्या भरा हुआ है, यही कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है जो कि रिलीज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ABCD करके पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो ए के अंदर क्या है, वाटर इवेपोरेट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड विथ, अच्छा इसमें सही ऑप्शन पिक करना है हम लोग को। ठीक है ना दोस्तों, तो
yeast produce gas inside test tube B which inflate the balloon, sugar react with warm air. ये है सी वाला है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, सी वाला सही है, ठीक है ना, सी वाला सही है दोस्तों। चलिए इसके सेकंड पर चलते हैं। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब, उसने एक और टेस्ट ट्यूब ली, उसको 1/4 चूने पानी से भर दिया। शी रिमूव द बलून फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी इन सच अ मैनर दैट द गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप। उसने बी में से बलून को ऐसे निकाला कि जो गैस है वो बलून के अंदर ही रहे। सी अटैच द बलून ऑन टेस्ट ट्यूब टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर। चूने पानी वाले टेस्ट ट्यूब में उसने क्या करा, बलून को अटैच कर दिया, उसको अच्छे से हिलाया। वॉट डू यू थिंक शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट, क्या लगता है आपको, क्या पता करना चाह रही है? तो दोस्तों लाइम वाटर याद होगा, लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पता लगाना चाह रही है। यहाँ पे वो क्या करना चाह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को पता लगाना चाह रही है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, अ फार्मर वॉज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप इन हिज फील्ड। एक किसान है जो कि अपने खेत में गेहूं की फसल लगा रहा है। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू दी सॉइल टू गेट गुड यील्ड ऑफ क्रॉप। उसने नाइट्रोजन से भरपूर जो फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन से भरपूर जो खाद है, उसको उसने अपनी मिट्टी में मिलाया ताकि अच्छी फसल हो। इन द नेबरिंग फील्ड, पड़ोस के ही खेत में, अनदर फार्मर वॉज ग्रोइंग बीन्स क्रॉप। पड़ोस वाले खेत में एक और किसान है जो कि बीन्स उगा रहा है, बीन्स की फसल लगा रहा है। बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप। लेकिन उन्होंने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं ऐड करा किसमें, मिट्टी में। कैन यू थिंक ऑफ अ रीज़न, क्या आप इसका रीज़न सोच सकते हो? तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि जो ये होते हैं बीन्स की जो ये क्रॉप होती है ना, इसमें राइजोबियम आपका रहता है, ठीक है। देखो जो राइजोबियम है वो क्या करेगा, बीन्स की जो ये क्रॉप है इसकी जड़ में वो नोट्स बना के रहते हैं, ठीक है। और राइजोबियम का काम क्या होता है, राइजोबियम का काम यही होता है कि वो एयर में मौजूद नाइट्रोजन को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, जिसका पेड़ इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब क्योंकि ऑलरेडी बीन्स में राइजोबियम मौजूद होता है तो उनको नाइट्रोजन वाली खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली भी वो वही काम कर दे रहा है ना। तो बस ये इसका आंसर है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 है स्नेहल डग 2 पिट। स्नेहल ने 2 गड्ढा खोदा, 2 गड्ढे खोदे, ए और बी उसने उसको नाम दे दिया, अपने बगीचे के अंदर उसने करा है। पिट ए, गड्ढे में शी एडेड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स एंड मिक्स इट विद ड्राई लीव्स। उसने फल सब्जी के छिक्कल डाले और उसको सूखी पत्तियों से मिला दिया। पिट बी, गड्ढे बी में शी डम्प द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राई लीव्स। उसने सेम प्रकार के कचरे को डाला है उसमें, लेकिन उसने क्या करा, सूखी पत्तियों से उसको नहीं मिलाया। शी कवर्ड बोथ द पिट विद सॉइल एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स। उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया और 3 हफ्ते बाद उसने ऑब्जर्व करा। व्हाट इज शी ट्राइंग टू टेस्ट, वो क्या टेस्ट करना चाह रही है? तो देखो दोस्तों इसमें वो क्या टेस्ट करना चाह रही होगी, तो देखिए पिट ए में उसने क्या डाली थी, सूखी पत्ती और साथ में क्या बोलते हैं फल सब्जी के छिक्कल। पिट बी में उसने क्या डाला, सूखी पत्तियां नहीं डाली हैं, बाकी फल सब्जी के छिक्कल विक्कल डाले हैं। अच्छा पहली चीज़ तो दोनों के अंदर ही जो ये डाली हुई चीज़ें ये सड़ जाएंगी, ठीक। पहली चीज़ तो ये होने वाली है, दोनों में ही सड़ी होंगी, ठीक है। ए के अंदर क्या होगा कि भाई प्रॉपर कंपोस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जबकि बी के अंदर जो कंपोस्ट है ना वो हो सकता है उतनी अच्छे से ना बनी हो, ठीक है। बस यही होगा और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये होने वाला है और हो सकता है वो उसमें कंपोस्ट किस में अच्छा बनता है ये टेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको क्या करना होगा, पहचानना होगा। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है इसमें आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इन योर गट। मैं हर प्रकार के एनवायरमेंट में रहता हूं और तुम्हारे गट में भी रहता हूं। तो ये कौन सा है दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है बैक्टीरिया। कौन सा है, ये है बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड क्या है, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। मैं ब्रेड और केक को सॉफ्ट और फ्लफी बनाता हूं। तो दोस्तों ये है यीस्ट। क्या है, यीस्ट। आई लिव इन द रूट ऑफ अ पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर दियर ग्रोथ। मैं जो दाल की फसल होती है उसकी जड़ों में रहता हूं और मैं पोषण देता हूं उनके ग्रोथ के लिए। तो ये है राइजोबियम। कौन सा है दोस्तों, ये है राइजोबियम, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पर।
क्वेश्चन 6 दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 है डिवाइस एंड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। आपको एक एक्सपेरिमेंट को तैयार करना होगा ये टेस्ट करने के लिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक सही टेम्परेचर, हवा और मॉइस्चर चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए आप कोई भी एक काम करते हैं, फफूंद का एक्सपेरिमेंट बना लो इसके लिए, ठीक है। तो फफूंद के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ब्रेड लेना है, ठीक है, उसके 3 टुकड़े कर लो, सेम ब्रेड लो, उसके 3 टुकड़े कर लो, ठीक है। टुकड़े एक टुकड़े को आप एकदम सूखा रखो, ठीक है। दूसरे टुकड़े में आप नमी कर दो, मतलब थोड़ा पानी यानी छिड़क दो, लेकिन उसको फ्रिज में डाल दो, ठीक है, ठंडी में डाल दो। और दूसरे में आप नमी, मतलब उसमें भी आप पानी यानी थोड़ा छिड़क दो, उसको गर्म जगह पर डाल दो, ठीक है। अब उनको रख दो लंबे समय के लिए, ठीक। और कुछ देर बाद आप क्या करना, उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जो तीसरा ब्रेड जिसमें आपने नमी दी थी, उसको गर्म जगह पे रखा था, जिसको हवा भी अच्छी मात्रा में मिल रही थी, उसमें अच्छे से फंगस की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, बाकी दो में सही से बाकी दो में नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये आप ऐसा एक्सपेरिमेंट बना सकते हो, इससे आप ये टेस्ट कर सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, सही टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर चाहिए होता है उनके ग्रोथ के लिए, ठीक। चलो ये तो या क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के 2 टुकड़े, 2 स्लाइस लेने हैं आपको, मतलब 2 ब्रेड लेने हैं। प्लेस 1 स्लाइस इन अ प्लेट नियर द सिंक, एक स्लाइस को सिंक के पास में प्लेट में रख दो। प्लेस द अदर स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर, दूसरे को फ्रिज में डाल दो। कंपेयर आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद क्या करो, उनकी तुलना करो। नोट योर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करी उसको नोट करो। गिव रीजन टू योर ऑब्जर्वेशन, और आपने जो ऑब्जर्वेशन करी ना उसका कारण भी दो। तो देखो दोस्तों, जो ब्रेड का टुकड़ा आपने सिंक के पास में रखा है, सिंक में क्या होता है, हम चीज़ों को धुलते रहते हैं, मतलब वहाँ नमी रहती है, तो वहाँ से नमी कहाँ चली जाएगी, उस ब्रेड के टुकड़े में चली जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से उस ब्रेड के टुकड़े में क्या हो जाएगी, फंगस लग जाएगी, ठीक है। जबकि जो ब्रेड का टुकड़ा आपने फ्रिज के अंदर रखा होगा उसमें कोई भी फंगस नहीं लगेगी, ठीक। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ठंडी में बिल्कुल भी नहीं बढ़ते, और उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है, गर्मी और नमी चाहिए होती है, जो कि आपको सिंक से मिली, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन 8 क्या है, आ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे इट बिकम मोर सार, व्हाट कैन बी टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। एक स्टूडेंट ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब भी दही को वो एक दिन के लिए छोड़ दे रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा सार यानी कि खट्टा हो जा रहा है। तो इसके 2 संभव कारण क्या हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ा हुआ है कि जो लैक्टोबैसिलस है उसकी वजह से जो दूध है दही में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अच्छा, ये जब मल्टीप्लाई होता है, जब ये बैक्टीरिया बढ़ता है तो ये क्या रिलीज करता है, इसमें प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, सार होता है। अब क्योंकि आप इसको गर्म जगह पर अब भी रखे हुए हो, बाहर रखे हो मतलब गर्म जगह पर है, तो अब भी क्या हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है और लैक्टिक एसिड और भी ज़्यादा रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से दही है और भी ज़्यादा खट्टा होता जा रहा है, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है कि गर्म टेम्परेचर में होने की वजह से जो फर्मेंटेशन है ना, उसकी प्रोसेस क्या है, काफ़ी तेज हो गई है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खट्टा हो गया। अगर आप इसको ठंडी में रखते तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15। फिगर 2.15 में जो सेटअप दे रखा है उसको देखो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का आंसर दो। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। फ्लास्क ए में जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे फ्लास्क के अंदर शुगर सॉल्यूशन है, साथ में यीस्ट डाल दिया है, ठीक है, और यहाँ पे लाइम वाटर है। तो जब आप शुगर सॉल्यूशन में यीस्ट डालते हो तो जो यीस्ट है ये क्या करता है, शुगर सॉल्यूशन को कंज्यूम करता है, खाता है, जिससे कि यीस्ट जो है ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये बढ़ते हैं, और जो अल्कोहल है ना ये भी पैदा होता है, ठीक है। तो फ्लास्क में क्या हो रहा है, अल्कोहल पैदा होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बी में आप 4 घंटे बाद क्या ऑब्जर्व करोगे। तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब बी में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो लाइम वाटर है ना कैसा हो गया, मिल्की कलर का हो गया, मिल्की वाइट हो गया। कैसा हो गया, मिल्की कलर का हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो जब यीस्ट इसको कंज्यूम करेगा ना तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस टेस्ट ट्यूब से होती हुई लाइम वाटर में जाएगी, और लाइम वाटर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो ये कैसा हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद से दूध से रंग का हो जाता है, ठीक है, ये दूध जैसा हो जाता है, ठीक है। लाइम वाटर चूना पानी में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ये क्या बन जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद दूध सा बन जाएगा, ठीक। चलो थर्ड क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ द यीस्ट वाज एडेड, यीस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। क्या होता अगर फ्लास्क ए में हम यीस्ट नहीं ऐड करते।
अगर यीस्ट नहीं ऐड करते तो कोई फर्मेंटेशन नहीं होता, ना कोई गैस पैदा होती और ना ही तो लाइम वाटर दूध सा बनता, मतलब वो क्लियर रहता, मतलब कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है ना दोस्तों, तो यह है इसका आंसर। ठीक, चलिए, तो ये तो था ये पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मजा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलते रहें। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।